Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today I am going to study about the discovery of protons and the discovery of neutrons. In the previous video मैंने आपसे डिस्कस किया था चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. साथ ही साथ मैंने डिस्कस किया था जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट एंड what I discussed is Millikan oil drop experiment. Hope so आपको वो समझ आ गया होगा. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटॉन्स की डिस्कवरी एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी स्टडी करेंगे. उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं एंड यस, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए. मेरे चैनल के नेम के साथ बेल आइकन होगी, आपको तरीका स्क्रीन पर दिखाया है. बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी. प्लीज कर दीजिए. एंड स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन्स के बारे में. एक आपसे छोटी सी डिस्कशन करूंगी. अगर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के टाइम पे हम ये कह सकते हैं भी नेगेटिव स्पीशीज है वो, तो आप ये सोचिए भी किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या है भी पॉजिटिव भी उतना है और नेगेटिव भी उतना है, तभी वो इक्वल हुआ और वो न्यूट्रल कहलाया. तो जब मैंने नेगेटिव स्पीशीज की बात कर ली तो पॉजिटिव भी तो होगा ना कुछ. तो हाँ जी, तो वो पॉजिटिव है प्रोटॉन. आपके सामने ये टेबल है, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लिखा है. ये आपको मैं लास्ट में बनवाऊंगी. ये जस्ट एक आपके लिए रिव्यू है भी आज हम क्या करने लगे हैं. इलेक्ट्रॉन्स बता चुकी हूँ, अब हम करेंगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. हेयर आई गो. हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था भी अगर पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज भी होता है. जैसे हमने नेगेटिव चार्ज डिस्कवर देखा था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखी थी. सिमिलरली मैंने बोला अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, उसमें नेगेटिव भी होगा. तो अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है तो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी देखनी पड़ेगी. तो देखिए, प्रोटॉन क्या होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन के अंदर हम स्टडी करते हैं एनोड रेज के बारे में. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर जब बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें आपको कहा था भी विलियम क्रूक ने क्या किया था, उन्होंने स्टडी किया था कैथोड रेस को, और यहाँ पर स्टडी किया जाता है एनोड रेस को. ठीक है, और एनोड रेस को कहा जाता है कैनाल रेस. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में, इट इज द स्टडी ऑफ एनोड रेस और कैनाल रेस. अब उसके बाद देखो इसको डिस्कवर किसने किया था, यानी कि प्रोटॉन की जो हम बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो गोल्डस्टीन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1886 के अंदर इसको डिस्कवर किया था. मतलब आप ये देखिए भी 1879 के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, उसके बाद से 1886 तक किसी को पता ही नहीं था भी हाँ जी कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी है. ठीक है, तो जब ये डिस्कवरी हुई तो उन्हें ये पता चला भी नेगेटिव स्पीशीज भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, जिनके कारण ही एक एटम न्यूट्रल बनता है. तो अब आप देख सकते हो गोल्डस्टीन ने 1886 के अंदर प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी. इसने स्टडी किया था एनोड रेस के बारे में. अब क्या किया, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, सिमिलरली प्रोटॉन की डिस्कवरी के टाइम भी डिस्चार्ज ट्यूब ही ली गई. लेकिन उस टाइम पर हमने परफोरेटेड एनोड का यूज किया था. याद है परफोरेटेड एनोड क्या होता था, एक ऐसा एनोड जिसमें होल है, उस होल में से कैथोड रेस पास करती थी, राइट. तो देखिए अब यहाँ पर हम यूज करने लगे हैं परफोरेटेड कैथोड, वहां हमने लिया था परफोरेटेड एनोड. अब देखो यहाँ पर भी गैस हम लो प्रेशर पे ही लेंगे, क्योंकि आयोनाइजेशन होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे. तो जब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उसके साथ कोई पॉजिटिवली पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होंगे, तो उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को बोलते हैं प्रोटॉन्स. अब आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये डायग्राम है स्ट्रक्चर डिस्चार्ज ट्यूब का, जहां से हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. तो इस डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है एनोड. पिछले डायग्राम में मैंने यहाँ कैथोड लिया था, यहाँ एनोड लिया था, तो कंफ्यूज मत हो जाना, जल्दबाजी में कंफ्यूज करके यहाँ पर कैथोड नहीं लिखना. अब मैंने क्या किया, उस मतलब ट्यूब का उल्टा साइड लिया, उस तरफ से देखा, तो यहाँ पर लिया मैंने एनोड. एनोड है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है. और यहाँ मैंने लिया परफोरेटेड कैथोड, मतलब कि देखिए ये कैथोड की एक प्लेट थी, इस प्लेट में जगह जगह स्पेस है, आप देखोगे यहाँ स्पेस, फिर यहाँ, फिर हल्की सी स्पेस, फिर प्लेट है, कुछ इस प्रकार से. देखिए यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है. इस स्पेस से क्या होता है, इस स्पेस से रेस पास करती है.
ठीक है। अब आपको पता है परफोरेटेड एनोड से कौन सी रेस पास करती थी? कैथोड पास करती थी। सिमिलरली परफोरेटेड कैथोड से क्या पास करेंगी? एनोड रेस पास करेंगी। सो जब हमने क्या किया, हाई वोल्टेज अप्लाई की स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ उस टाइम पर, यहाँ कैथोड रेस से तो एमिट हुई रेज और वो एनोड की तरफ चली, जैसे इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के टाइम कहा, कैथोड से एनोड की तरफ आ रही थी, तभी उसे कैथोड रेस का। उसी टाइम पर हमें ये भी देखने को मिलता है भी जब कैथोड की तरफ से कुछ रेज आती हैं तो एनोड भी अपनी तरफ से कुछ रेज भेजता है, और वो क्या करती हैं, परफोरेटेड कैथोड यानी कि उस होल्स में से पास ऑन करके आगे जाकर जेडएनएस स्क्रीन पर क्या हो जाती हैं, हिट करती हैं। देखिए कैसे, ये मैंने बोला भी ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैथोड रेज हैं। कैथोड रेज कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं? रिवाइज कीजिए पीछे वाले को, कैथोड रेज ट्रैवल करती थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। सिमिलरली यहाँ पर एनोड रेज क्या करेंगी, एनोड रेज ट्रैवल करेंगी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो ये देख लिया, परफोरेटेड कैथोड के बीच में से ये रेस ट्रैवल करके जा रही है और ये कहाँ हिट करेगी, जेडएनएस स्क्रीन पर। अब मैंने आपको पहले भी बताया था जेडएनएस स्क्रीन पर हिट करने का यही कारण होता है भी, हमें पता है भी ये इतनी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं भी, ये नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते, हम नहीं बता सकते भी ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या कौन सी स्पीशीज है। तो जेडएनएस स्क्रीन क्या करती है, उसके ऊपर मतलब कोई स्पॉट्स दिखाती है हमें, जिससे हमें ये पता चलता है भी ये एनोड रेज है। सो ये एक्सपेरिमेंट सेम है एज एक्सपेरिमेंट डन इन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी प्रेशर को लो रखना है, यहाँ पर भी वैसे ही हाई वोल्टेज लगानी है। बस यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया भी जब कैथोड की तरफ से रेज आती हैं तो एनोड की तरफ से भी रेज आएंगी और वो परफोरेटेड कैथोड को क्रॉस करती हुई जेडएनएस स्क्रीन पर जाकर हिट हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, इस डायग्राम को नोट करना है और ये जो पॉइंट्स है जो मैं एक बार फिर से आपको बताने लगी हूँ, इन्हें नोट डाउन करना है। मैंने बोला इट इज द स्टडी ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज यानी कि कैनाल रेज भी कहते हैं इन्हें। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया कब, 1886 में। इसने क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड लिया और वही सेम गैस को लिया लो प्रेशर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करना है और फिर इसे नोट डाउन करना है। अब हम इसके आगे कुछ मतलब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने अब डिक्टेट किया अभी वो यहाँ से पास करेगी, उसे लिखेंगे और फिर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, अब हम एक बार इसे रिवाइज करते हैं ताकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमें याद हो जाए और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स भी याद हो जाए। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के टाइम पर मैंने कहा था भी कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकल रही हैं जो परफोरेटेड एनोड में से पास हो रही हैं, ठीक है, वो यहाँ से पास हो जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ वो कैथोड रेज हैं। रीजन, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है भी कैथोड की तरफ से आ रही है तो नाम दे दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, उसके बाद देखिए अब मैं जैसे बात कर रही थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, जहां पर एनोड रेस की डिस्कशन है। एनोड रेस को हम कैनाल रेस भी कहते हैं। अब मैंने कहा भी जब मैंने हाई वोल्टेज अप्लाई की थी तो कैथोड की तरफ से कुछ रेस जा रही थी तो एनोड ने भी कुछ रेस प्रोड्यूस करी। तो अब मैंने उसको चेक करने के लिए क्या किया, एक परफोरेटेड कैथोड की प्लेट्स बीच में लगा दी जिसमें से होल्स थे, मतलब ये स्पेस देख लो ना मेरे इधर स्पेस है ये वाला, तो यहाँ ऐसे 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 करके लगा दी। अब इस टाइम पे क्या हुआ, अभी जब कैथोड की तरफ से रेस प्रोड्यूस हुई, सिमिलरली एनोड की तरफ से भी रेस प्रोड्यूस हुई। तो जब एनोड की तरफ से रेस प्रोड्यूस हुई तो वो परफोरेटेड कैथोड के बीच में से निकलकर एक स्क्रीन पर जाकर टकराई। आपको याद होगा मैंने बॉल का एग्जाम्पल लिया था, मैंने बॉल को बोला था अगर उसमें मिट्टी लगी हुई है और एक किसी व्हाइट में दीवार पर उसे मारती हूँ, हिट करती हूँ, तो क्या होता है, वो व्हाइट वहां पर एक ब्राउन स्पॉट छोड़ता है, यानी कि वो इंडिकेट करता है भी हाँ कुछ आके स्ट्राइक हुआ है। सिमिलरली जेडएनएस स्क्रीन जो होती है बच्चों, उस पे ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है जो क्या हमें प्रूव करती है भी हाँ एनोड की तरफ से कुछ रेज आई थी जो उस पे स्ट्राइक की है। तो जैसे कि वहां दिख रहा था भी एनोड की तरफ से आई है तो उसे क्या नाम दे दिया गया, एनोड रेस दे दिया गया। एनोड रेस को और क्या कहते हैं, कैनाल रेस। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया वो आपकी स्क्रीन पर है, पहले तो इसको नोट डाउन करना है बच्चों, फिर मैं डिक्टेट करूंगी, तो वीडियो को पॉज करो और पहले इसे नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैंने बोला ऑन पासिंग हाई वोल्टेज बिटवीन इलेक्ट्रोड्स some rays are coming from the side of anode which passed through the walls through the holes in cathode
and produce green fluorescence on opposite wall coated with zinc sulfide यानी कि ZNS screen। होप सो आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको बताती हूँ मैंने लिखा क्या है। मैंने बोला ऑन पासिंग हाई वोल्टेज, जब मैंने हाई वोल्टेज उसे दी, इलेक्ट्रोड्स को दी, बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सम रेज आर कमिंग फ्रॉम साइड ऑफ एनोड, कुछ रेज एनोड की साइड से भी आती हुई दिखी, which passed through the holes in cathode, जो कैथोड के होल्स में से निकली, and produce green fluorescence, और क्या प्रोड्यूस हुई, ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुई, ग्रीन कलर की लाइट दिखी, झलक दिखी, ऑन द ऑपोजिट वॉल कोटेड विद जिंक सल्फाइड। कहां पर, जिंक सल्फाइड के ऊपर किसकी मिली हमें फ्लोरोसेंस, ग्रीनिश कलर की फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुई ड्यू टू एनोड रेज। ठीक है, अब हम करने लगे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। सो अब हम देखने लगे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। आइए देखते हैं क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेम एज इलेक्ट्रॉन, हमने एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया। जैसे कि आपको याद होगा कैथोड रेज स्ट्रेट ट्रैवल करती थी, क्यों, क्योंकि अगर मैं उसके रास्ते में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रख दिया, तो इसकी शैडो प्रोड्यूस होगी, राइट, इसीलिए मैं कहती थी वो स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है। सिमिलरली जो एनोड रेज है वो भी क्या करती है, स्ट्रेट ट्रैवल करती है, they travel in straight line, लेकिन however speed is much less than that of cathode rays। cathode rays के comparatively anode rays की जो speed है students वो बहुत कम होती है, उसके comparative में कम होती है। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, that they travel in, वो चलती हैं in straight lines and their speed is less than that of cathode rays। तो फर्स्ट पॉइंट को पहले नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये मटेरियल पार्टिकल्स की बनी होती हैं। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी मटेरियल पार्टिकल के थे। आप सब सोच रहे होगे मैम आप पीछे वाले को कंपेयर करके क्यों याद करवा रहे हो, क्योंकि इसी से ही याद होगा बच्चों। आपके इतना कुछ आपको करना है +1 में +2 में याद करने को, अगर आप उसको कंपेयर करके करोगे तो इजिली आपके लिए याद होगा, आपको वो रिमेम्बर रहेगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आएगा तो आप कंपेयर करके क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाओगे। सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, दीज आर मेड अप ऑफ मटीरियल पार्टिकल्स। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, नेगेटिवली चार्ज्ड। आई टोल्ड यू भी एटम क्या होता है, एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो हमने नेगेटिव चार्ज तो देख लिया था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन से होते हैं, एनोड। एनोड कौन से होते हैं, प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अब हम देखने लगे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, भी चार्ज और मास का रेशो, जो हमने इलेक्ट्रॉन्स के केस में देखा था वो क्या था, और अब एनोड रेस के केस में यानी कि प्रोटॉन्स के केस में क्या है। तो देखिए रेशो ऑफ चार्ज बाय मास दैट इज E/m इज फाउंड टू बी डिफरेंट, ठीक है, फॉर पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एनोड रेस व्हेन डिफरेंट गैसेस आर टेकन। मैंने आपको बोला था कैथोड रेस के केस में भी, कैथोड रेस में E/m का जो रेशो होता है स्टूडेंट्स वो सेम रहता है, लेकिन एनोड रेस के केस में क्या होता है, जो E/m का रेशो होता है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेस। जब हम गैस को चेंज करेंगे उसका E/m की वैल्यू यानी कि चार्ज बाय मास की वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केस में यानी कि कैथोड रेस के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, दैट इज रेशो ऑफ charge by mass that is E/m is found to be different for particles constituting anode rays when different gases are taken। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, मास ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग एनोड रेस। ठीक है, जो मास एनोड रेस के अंदर है यानी कि जो मास एनोड रेस कंटेन करता है इज फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। मास भी चेंज होगा, मास भी डिफरेंट होगा डिफरेंट गैसेस के लिए, तभी E/m की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही है। हमने उस केस में जब मास निकाला था, आपको याद होगा हमने क्या किया था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज और मास की रेशो। ठीक है, तो वहां पर हमने मास कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ
E/m की रेशो ही डिफरेंट है फॉर डिफरेंट गैसेस। क्यों? क्योंकि मास ही डिफरेंट है फॉर डिफरेंट गैसेस जिसके अंदर एनोड रेस कॉन्स्टिट्यूट करती है। सो अब हम देखने लगे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उससे पहले से नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो ये है, भी देखिए हमने चार्ज और मास जैसे कि इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किया था, उसी तरह से हमने प्रोटॉन्स का भी कैलकुलेट किया। सो जैसे उसके अंदर तो मैंने आपको बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करवा के दिखाए थे, जैसे जे थॉमसन एंड आई टोल्ड यू अबाउट मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पर अगर मुझे लगता भी हाँ जी कोई एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या वैसे भी आपको करने की जरूरत है तो आपको बताती, तो यहाँ आप सीधा आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं भी। चार्ज जो कैलकुलेट किया गया वो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब बच्चों एक चीज और, आप कहोगे मैम चार्ज तो सेम है, लेकिन आप ये चीज हमेशा याद रखना, प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव। तो जो चार्ज है उसके आगे पॉजिटिव लग जाएगा, जो चार्ज है उसके आगे नेगेटिव लग जाएगा, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हो रही है या प्रोटॉन की। So this charge, the charge of proton is equals to the charge of electrons, that is 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है। अब मास जब बच्चों कैलकुलेट किया गया तो मास की वैल्यू आई 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। अब ये वैल्यू जो है मास की, ये बिल्कुल सिमिलर है हाइड्रोजन एटम से। सो मास इज नियरली सेम टू हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से अगर इसकी डेफिनेशन डिराइव करती हूँ तो क्या होगा? सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं 35, जिसमें से हमने 3 फंडामेंटल पार्टिकल स्टडी करे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड फिर हम करेंगे अभी न्यूट्रॉन्स। तो क्या डेफिनेशन में आएगा? द प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एंड हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो इसका मास है वो हाइड्रोजन एटम के क्या होता है? सिमिलर होता है। तो इसे एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो अब हम देखने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कवरी देखी थी प्रोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम देखने लगे हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए क्या है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी किसने? चैडविक ने की थी इन 1932। नाउ कम्स भी, इसने डिस्कवरी कैसे करी? कोई तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर देखे एक्सपेरिमेंट्स हुए, प्रोटॉन्स में भी एक्सपेरिमेंट्स हुए। सिमिलरली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कैसे पता चला? इन्होंने परफॉर्म किया, ही परफॉर्म्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है भी रेज ऐसे जा रही हैं, कोई वहां स्केटर कर गई, कोई वहां चलेगी, डिफ्लेक्ट हो गई। तो वो स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने परफॉर्म किए, इन विच ही बॉम्बार्डेड सब लाइट एलिमेंट्स, बहुत हल्के एलिमेंट्स जैसे कि बेरिलियम, बोरॉन, विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल्स जो चल रहे थे उन्होंने इस पे बोम्बार्ड करवा दिए। ठीक है, क्या बोम्बार्ड करवाया? लाइट एलिमेंट्स, यानी कि बेरिलियम और बोरॉन की बोम्बार्डमेंट। तो ये पता चला भी जब बोम्बार्डमेंट करवाया तो जो एमिशन हुआ वो न्यूट्रॉन का एमिशन हुआ। तो जो वो न्यूट्रॉन्स का चार्ज और मास कैलकुलेट किया गया तो उसका चार्ज जो देखा गया, उसका चार्ज था नो चार्ज, यानी कि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रॉन नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि वो न्यूट्रल है, उस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, और इसका जो मास है वो सेम है एज दैट ऑफ प्रोटॉन। और आप सबको याद होगा प्रोटॉन का मास क्या होता था? हाइड्रोजन के इक्वल। सो यानी कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास क्या होगा? सेम होगा एज दैट ऑफ हाइड्रोजन। सो अब देखिए मैंने क्या बोला, अभी बॉम्बार्डमेंट करवाई थी हमने लाइट एलिमेंट्स यानी कि बेरिलियम और बोरॉन की विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। जिसने क्या एमिशन करवाया? जिसने क्या डिस्कवरी करी? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। नाउ आई एम गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन। स्टूडेंट्स, आई कैन डिफाइन न्यूट्रॉन एज, जैसे कि आपको पता है न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, सो इसकी डेफिनेशन भी वैसे ही करनी है। न्यूट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज, क्या कैरी करता है? नो चार्ज, एंड हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन। देखो बच्चों, अगर किसी की भी डेफिनेशन, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, सबसे पहले तो आपने क्या बताना है भी फंडामेंटल पार्टिकल है या वो सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो वैसे ही शुरू करना होता है भी इट इज द फंडामेंटल पार्टिकल। फिर आपने लिखना है विच कैरीज, मतलब उसका चार्ज बताना है, भी इस पे नो चार्ज है न्यूट्रॉन में,
तो आप लिखोगे विच कैरीज नो चार्ज। देन यू हैव टू टेल अबाउट मास, भी मास कितना है। सो इट हैज अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम और प्रोटॉन। सो ये तरीका है इसे डिफाइन करने का, तीनों डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से। सो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों डेफिनेशंस को हाथ रख के बोल के देखिए ताकि आपकी भी रिवीजन हो जाए। वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार बोल के देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने एक शॉर्ट टेबल लेके आ रही हूँ जिससे आपको इन तीनों की एक छोटी सी समरी दिखेगी। सो अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन से तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो देखते हैं, आपके लिए एक शॉर्ट टेबल बनाया गया है ताकि आपको ये इजीली याद रहे। सबसे पहले आता है नेम, जो उनसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तीन हैं तो तीनों के नेम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देन कम्स द सिंबल, इनके सिंबल हैं भी, इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर आता है एब्सोल्यूट चार्ज, यानी कि इसके ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट है, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। फिर इनकी डिस्कवरी किसने की, उन साइंटिस्ट के नेम्स है। सो सबसे पहले हम देखने लगे हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं डिक्टेट करती हूँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिस्कवरी हमने जो पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा था। तो नेम है इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल का। इसके रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल ई, उसके ऊपर चार्ज है नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और इसके रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं। फिर आता है इसके ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज, यानी कि कितना चार्ज है। जैसे कि ये नेगेटिव स्पीशीज है तो इसके चार्ज के आगे नेगेटिव आ जाएगा, और इसका कितना चार्ज होता है 1.6022 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब इसे डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट कम्स प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल क्या है? स्मॉल पी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इसका एब्सोल्यूट चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव में है, 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब ये डिस्कवर किसने किया? गोल्डस्टीन ने। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एन से। ठीक है, इस पे चार्ज होता है 0 बिकॉज इट इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। सो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारा जो ये डिस्कवरी है ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स वो फिनिश होता है। सो अब तक हमने डिस्कवरी कर ली है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन्स की एंड न्यूट्रॉन्स की। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।